रतन टाटा कहते हैं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं बहुत दूर जा चुका हूं। पर आप मेरे जाने के बाद मेरी कहानी सुन रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं कही। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये मेरी कहानी है। जब मैं सिर्फ 10 साल का था, उसी छोटी उम्र में मेरे पिता और मां का तलाक हो गया था। इस घटना ने मुझे बहुत निराश किया था। मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी मुझे और मेरे भाई को किस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद गर्मियों की छुट्टियों में लंदन लेकर चली गई थीं। वास्तव में वहीं से उन्होंने मेरे भीतर मूल्य के बीज बोए। दादी ही हमें बताती थीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, किस बारे में रिएक्ट करना है, किस बारे में शांत रहना है। मुझे लगता है यही वो दिन थे जब हमें समझ आ गया था और हमारे दिमाग में यह बात डाल भी दी गई थी कि इंसान की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी सचमुच एक नेक इंसान थे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आगे रतन टाटा बताते हैं, दादी से मेरे संबंध अच्छे थे, लेकिन मेरे पिता से मेरे संबंध कुछ खास ठीक नहीं रहे। दरअसल मैं वायलिन सीखना चाहता था और मेरे पिता मुझे पियानो सीखने के लिए कहते थे। जब मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो कहते थे इंजीनियर बनो। इससे मेरे और पिताजी के बीच मतभेद काफी थे, लेकिन मेरी प्यारी दादी की मदद से मैं आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जा पाया। लेकिन पिताजी यहां भी मेरे आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर नाराज हो गए। हालांकि पिता की बात न सुनते हुए मैंने लॉस एंजलिस में करीब 2 साल तक नौकरी भी की। लॉस एंजलिस के दिनों को मैं जब भी याद करता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। वे बेहद अच्छे दिन थे, काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। जवानी के उन्हीं दिनों में मैं प्यार में पड़ गया था। जिससे मैं प्यार करता था वो लड़की लॉस एंजलिस की थी। कुछ दिन गुजारने के बाद हम दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे, पर शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। पर जरा रुकिए, दरअसल इस कहानी को जानने से पहले आपको अपने बारे में कुछ और बताता हूं, ताकि आप मुझे बेहतर तरीके से समझ सके। दरअसल सिर्फ शादी ही नहीं, मेरा एक और सपना था जो अधूरा ही रह गया। क्या आप जानते हैं वो क्या था? मैं बताता हूं। वो सपना था हर गरीब के घर एक कार का। मैंने 2008 में यह सपना देखा था कि अब मेरे भारत का कोई आदमी 2 पहिए पर 5 लोगों की सवारी नहीं करेगा। मैं उसे एक कार बनाकर दूंगा जो उसे 2 पहिए की कीमत में ही मिलेगी। साल 2008 में मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नैनो कार को ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। इसके प्रदर्शन के वक्त टाटा नैनो को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। चारों ओर टाटा नैनो की ही चर्चा होने लगी थी। भारत का एक बड़ा वर्ग मेरे इस सपने को खुद से जोड़कर देखने लगा था। फिर साल 2009 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार को लॉन्च कर दिया। उस दौरान नैनो कार इतनी मशहूर हुई थी कि टाटा मोटर्स की इस कार के लिए वेटिंग तक लग गई थी। टीवी से लेकर अखबारों में इसके विज्ञापन आम लोगों में इस कार के लिए उत्सुकता पैदा करने लगे। बच्चे बूढ़ों से लेकर युवाओं में भी नैनो कार का क्रेज नजर आ रहा था। टाटा मोटर्स ने नैनो कार को लखटकिया कार के तौर पर पेश किया था। मैंने भी उस वक्त एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बाइक और स्कूटर से चलने वाले हर शख्स को अपनी कार से चलते देखना चाहता हूं। मेरा मानना था कि 4 लोगों का एक छोटा परिवार बाइक की तुलना में कार में ज्यादा सुरक्षित रह सकेगा। यही कारण था कि नैनो कार की लॉन्चिंग प्राइस भी 1 लाख ही रखी गई थी। नैनो कार को शुरुआत में काफी सफलता मिली, लेकिन एक समय के बाद इसकी बिक्री गिरने लगी। 2019 में टाटा नैनो की सिर्फ एक ही कार बेची जा सकी थी। टाटा मोटर्स ने घटती बिक्री को देखते हुए 2018 में ही टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया था और फिर हमने नैनो कार को बंद करने का फैसला लिया और मेरा हर गरीब परिवार के घर कार देने का सपना पूरा नहीं हो सका। आपको एक और घटना बताता हूं जब मेरा सामना एक गैंगस्टर से हुआ था। यह घटना साल 1980 के आसपास की है। एक गैंगस्टर हमारी कंपनी टाटा मोटर्स
से रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे चेयरमैन बनने के 15 दिन बाद टाटा मोटर्स की यूनियन में बड़ा हंगामा देखने को मिला था। वो एक बाहरी व्यक्ति था, एक गैंगस्टर, जो हमारी यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और मैं उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ लगभग 200 अन्य लोग भी थे जो बेहद ही हिंसक और डराने वाले थे। पूरा मामला यह था कि यह आदमी टाटा मोटर्स की यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते थे, इसलिए हमने उसका सामना किया। गैंगस्टर टाटा मोटर्स के लगभग 400 कर्मचारियों पर हमला करने के लिए अपने साथ लोगों को लाया था और पुलिस भी उसकी जेब में थी। हालांकि इस सब के बावजूद हम मजबूती के साथ उसका सामना करने के लिए आगे खड़े रहे। हालांकि उस गैंगस्टर को खुश करने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी सलाह दी, लेकिन इसके बाद भी मैंने दूसरा रास्ता चुना और उसका सामना करने का फैसला किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टाटा मोटर्स की यूनियन पूरी तरह एक गैंगस्टर यूनियन में बदल जाती। मैंने इन हालातों में कर्मचारियों को डरने के लिए दोषी नहीं ठहराया और गैंगस्टर को खुश करने का आसान रास्ता भी नहीं अपनाया। मैं उसके सामने हौसले के साथ खड़ा रहा और आखिरकार वो गैंगस्टर पकड़ लिया गया। अब मैं आपको अपने प्यार की कहानी सुनाता हूं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यही कारण है कि आज दुनिया में टाटा का डंका है। लेकिन बिजनेस सेक्टर में सबसे सफल उद्यमियों में शामिल रतन टाटा प्यार के मामले में असफल साबित हुए थे। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार हुआ था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा था कि शादी न करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पूछें कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। रतन टाटा की लव लाइफ दिलचस्प रही थी और उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। उनके नेतृत्व में ग्रुप का कारोबार तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में इसकी धमक हो गई। आज टाटा ग्रुप घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में हवाई जहाज से सफर तक के दौरान अपनी मौजूदगी रखता है। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स से अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूं। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। रतन टाटा का नाम सुनते ही हर किसी के दिल में भरोसे का भाव आता है। सड़क से लेकर आसमान तक, सुई से लेकर समंदर तक बनाने वाली टाटा को कामयाबी के शिखर तक ले जाने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। रतन टाटा को बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई प्यार करता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे 3,800 करोड़ के मालिक रतन करोड़ भारतीयों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। क्यों उन्हें लोगों का इस कदर सम्मान मिलता रहा। भारत के विकास में टाटा समूह के योगदान को न तो कोई नकार सकता है और न ही अनदेखा कर सकता है। जब भी जरूरत पड़ी टाटा समूह हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। चाहे अंग्रेजों का समय हो या अब का समय, टाटा समूह हमेशा ही लोगों की मदद के लिए खड़ा रहा है। ऐसा ही एक वक्त आया था अंग्रेजों के शासनकाल में, जब मौर्य वंश का इतिहास और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को खोजा जा रहा था। अचानक अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए तो सामने आए टाटा समूह के संस्थापक सर जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतन जमशेदजी टाटा।
उन्होंने सारा जिम्मा खुद उठा लिया और आज मौर्य वंश का इतिहास लोगों के सामने है।